ऑलराइट। तो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे बर्ट। डायरेक्शन हमारी थी ट्रांसफॉर्मर की तरफ। लेकिन पहले हम ये जानना और समझना चाहते थे कि ये वर्क कैसे करता है। सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म पर आने के पहले कुछ बेसिक्स हमें पता होना चाहिए था, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में आपको अटेंशन मैकेनिज्म है। ओके। तो पहले ये सीख लें कि टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, उसके बाद ही बात कर पाएंगे। ओके। अटेंशन मैकेनिज्म, क्योंकि पहले हमें ड्रॉबैक पता चले, अटेंशन क्यों आया, फिर अपन बात करेंगे। तो बर्ट में ये कहा गया कि ये बाई डायरेक्शनल एनकोडिंग है। ओके। एंड डिस्कस कर रहे थे हम प्रीवियस क्लास में। आप आरएनएन और एलएसटीएम दोनों पढ़ चुके हैं। एंड सीक्वेंशियल डेटा को कैसे इंटरप्रेट करते हैं आपको ये पता है। एनकोडर डिकोडर भी पढ़ा चुका हूँ। ओके। और यहाँ पर पहुँचने के पहले इसी की बात हुई थी कि लेट अस सपोज कि आपने हिंदी में कोई सेंटेंस दिया, वो एनकोड हुआ और फिर उसे इंग्लिश में डिकोड किया जा रहा है। ठीक है, ये काम हो रहा है। तो एनकोडर डिकोडर का जो आपने पढ़ा था वो एक जनरल डिस्क्रिप्शन था, मैथ्स क्या लगी है इसके पीछे, ये पढ़ा था। और बात आपकी ये थी कि हाई डायमेंशन को लो डायमेंशन में करके रख देते हैं एनकोडर में। एंड लेटेंट रिप्रेजेंटेशन बोल रहे थे आप कुछ ऐसा। एंड फिर बाद में उसे रीजनरेट कर लेते हैं। अभी जब हम आगे बढ़े तो बात निकल के आई कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, क्योंकि एनएलपी में ये टास्क भी होता है एक, तो वो सेंटेंस वहां पर मेंशन था कि हिंदी में इनकोड करा, इंग्लिश में डिकोड करा, तो बीच में ट्रांसलेशन तो जरूर हुआ होगा, तभी तो इंग्लिश में करेगा। ठीक है, तो उसके उसके पहले अब मैं हिंदी के वर्ड्स को समझूं तो सही। ठीक है, उसका मैं सिंटेक्स सिमेंटिक्स समझूं, कंटेक्स्ट समझूं, तो जाके तो मैं उसको किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ जो बर्ट में अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि ये कंटेक्स्ट कैसे समझता है किसी भी टेक्स्ट का। ओके। तो एनकोडिंग है, यहाँ डिकोडर वाली बात नहीं करी थी बर्ट ने। वो कह रहा था कि एनकोडर है ये, तो मैं तो टेक्स्ट को वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करके रख दूंगा, ये वाली बात है, एनकोड करके रख दूंगा। ठीक है ये भी ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, लेकिन अभी अटेंशन वाली बातें नहीं है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर है। ओके। ट्रांसफॉर्म कर रहा है और ट्रांसफॉर्म कर रहा है एम्बेडिंग्स में, एनकोडिंग्स में, ये काम कर रहा है बर्ट। कुछ बातें इसमें जो है वो प्रीवियस मॉडल्स के कंपैरेटिव अच्छी थी। वो ये थी कि प्रीवियस मॉडल सिक्वेंशियल इंटरप्रेट करते थे, यूनी डायरेक्शनल थे वो। ओके। और बर्ट बोल रहा था मैं बाई डायरेक्शनल हूँ। तो आपसे मेरी चर्चा चली थी प्रीवियस वीक कि ये बताइए बाई डायरेक्शनल बोल रहा है तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये दोनों जा रहा है। ठीक है। तो मतलब यहाँ कहा तो नहीं उसने कि भाई मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, राइट और लेफ्ट टू राइट भी आ रहा हूँ, ये कहा तो नहीं था उसने। ठीक है, हमारे पास जो कंटेंट अवेलेबल था। ओके, लेकिन फिर भी हमारा डिस्कशन काफ़ी बना इस पे। और मेरा फोकस चलो जो भी हो वो यही था कि इसने कंटेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जोड़ी थी। ठीक है, और हमने सेंटेंस भी देखा था वो बैंक वाला। ओके, जहाँ पर ये कंटेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही ये समझ पा रहा था कि ये बैंक किसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल राइट। तो कुछ ऐसा था यहाँ पर बर्ट में कि बर्ट एनकोडिंग्स है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस है टेक्स्ट का।
ओके, क्योंकि मशीन तो वही है ना, न्यूमेरिकली समझती है, टेक्स्ट वेक्स्ट तो उसके पल्ले पड़ेगा नहीं। तो आप क्या करते थे कि टेक्स्ट को टोकन्स में तोड़ते थे और उनको न्यूमेरिकल आईडी असाइन कर देते थे। फिर एक तरीका और है पोजिशनल एनकोडिंग का, कि कौन सा टेक्स्ट में वर्ड किस पोजीशन पर आ रहा है तो उसको पोजीशन भी दे दो, ये भी कर दो। फिर सेगमेंट एनकोडिंग भी था, यानी कि आप ये कह दो कि ये सेंटेंस में ये वर्ड कहाँ पर कैसे आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर टोकन बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस और व्हाटएवर, किस सेंटेंस में आ रहा है ये वर्ड। तो आप सेगमेंट एनकोडिंग भी कर दो। यानी ये सब जो है क्यों बताया जा रहा है, इतनी बातें क्यों बताई जा रही हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर, मैं और पता करना चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट और वर्ड्स के बारे में, ठीक है, कि कौन कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, जब मुझे ये सब पता चल जाएगा कि पोजीशन क्या है, सेंटेंस में कहाँ पर आ रहा है, तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि आगे ये बोलेगा बर्ट में कि मेरे को तुम बनाकर भी दो। ठीक है, अब आप इतने ट्रेंड मॉडल हो, ठीक है, आपके पास वर्ड्स का डेटाबेस है, आप ट्रेंड मॉडल हो। अब क्योंकि जनरेटिव एआई की बात हो रही, तो वो बोलेगा कि तुमने इतना सीखा है, अब मेरे को बना के भी दो। तो वो बना के तब देगा जब उसको इन सारी चीज़ों का नॉलेज होगा, तो ही तो वो बना के देगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा बना के सही जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपसे और आगे डिस्कशन हुआ कि भाई एम्बेडिंग्स बोल दो चाहे इनकोडिंग्स बोल दो, वो एक ही बात है। ठीक है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस ही हैं वो। और एम्बेडिंग्स में वर्ड एम्बेडिंग्स होती हैं, जो कि आप कह रहे हो वर्ड टू वेक ग्लोब एम्बेडिंग्स, कई बार एनएलपी के प्रोजेक्ट में यूज़ करा है इनको। ठीक है, और एम्बेडिंग्स बोले तो वेक्टर्स ही हैं ये, दीज आर डेंस वेक्टर्स, डेंस बोले तो लंबे चौड़े हैं ये, ठीक है, छोटे मोटे नहीं। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा कुछ करके बनाया गया होगा, ठीक है, वर्ड्स का। ठीक, एंड ट्रेडिशनल मॉडल्स लाइक दिस ये जो बोला आपसे, वेयर ईच वर्ड हैज अ सिंगल वेक्टर, ये बात थी कि इनमें सिंगल वेक्टर था। लेकिन बर्ट ने क्या करा, बर्ट ने कंटेक्स्ट, एम्बेडिंग्स आर कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब आप उसका रोल भी समझो शब्द का कि वो कहाँ कैसे यूज हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक वर्ड के कई वेक्टर बनते हैं। ठीक है, तो पहले तो वर्ड का एक ही वेक्टर था, ठीक है, उसका मीनिंग जिसके हिसाब से वहाँ पर डिफाइन किया था वही था। बाद में फिर अपन ने जब ये पढ़ा तो डिस्कशन में निकल के आया कि वी कैन हैव मल्टीपल वेक्टर्स, ठीक है, ये हो सकते हैं किसी वर्ड के। ठीक है, और ये बैंक और रिवर बैंक, ठीक है, ये हमने एक्सप्लोर करा सेंटेंस में आगे। ठीक है, बात हुई, ओके। और ये कहा कि भाई देखिए क्या है, बर्ट बाई डायरेक्शनल अप्रोच फॉलो करता है। ठीक है, यानी वो इंटरप्रिटेशन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, अभी ठीक है, अपन ने बहुत वहाँ पर दिमाग लगाया प्रीवियस क्लास में, बोला तो नहीं था, लेकिन अभी मान ही लो कि ऐसा ही कुछ है। लेकिन मैं अभी भी इसको यही कहूँगा कि भाई ये कंटेक्स्ट के हिसाब से बात करेगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जोड़ी है यहाँ। जब ये कहा गया कि एक वर्ड के कई वेक्टर हो सकते हैं, तो कंटेक्स्ट के हिसाब से बोला गया ना कि बैंक को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी रखा जा सकता है, रिवर बैंक भी हो सकता है, ये दो चीज़ें हैं। तो उस बैंक के दो वेक्टर बनते हुए नज़र आ रहे हैं मेरे को, ठीक है, टू वेक्टर्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब जब टू वेक्टर्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा है कि कोई ना कोई टारगेट वर्ड होगा, और उस टारगेट वर्ड के हिसाब से ही मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन से वाले बैंक की बात कर रहा है। वो बनाएगा बर्ट। देखो क्या है कि ट्रेडिशनल तो सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग करते थे, लेफ्ट टू राइट जाते थे या राइट टू लेफ्ट जाते थे। अब अपन अभी मान लो कि ये दोनों अप्रोच ही बर्ट फॉलो कर रहा है, राइट टू लेफ्ट भी जा रहा है और लेफ्ट टू राइट भी जा रहा है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल अप्रोच हो गई है, इसको मतलब फाइनलाइज किया जाए इस बात को। ठीक है, नहीं कहा नहीं कहा जो भी है, फाइनलाइज किया जाए। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये कि आप दोनों जो है साइड जो है एक्सेस कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, क्या करने के लिए, अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, ठीक है, उसको समझने के लिए। और आपके सामने ये सेंटेंस हमारा
पहले था कि ये बैंक इज सिचुएटेड ऑन द डैश ऑफ द रिवर। ये मैंने पूछा मॉडल से कि तुम सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। यदि यूनिडायरेक्शनल होता तो कह रहा था कि मॉडल स्ट्रगल करता समझने में कि यार इसने बोल दिया बैंक, तो बैंक में मैं क्या करूं। यूनिडायरेक्शनल होता तो ये यहाँ से जो है मूव करता, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल में। लेकिन यहाँ भी देखिएगा यार, मेरे को टारगेट शब्द है रिवर, बाई डायरेक्शनल में क्या होगा, यही फायदा हो गया। यहाँ पर मेरे को टारगेट है रिवर, और रिवर टारगेट है, तो जिस बैंक की बात कर रहा है ये रिवर वाला बैंक होगा, ये उसकी बात कर रहा है, ये फाइनेंशियल बैंक की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या हुआ इन कंटेक्स्ट ऑफ बर्ड, but bidirectional encoder representation from the transformer both direction means the model takes account the context। उस दिन भी मैंने यही कहा था कि bidirectional का मतलब context है, कंटेक्स्ट है, सीधी सीधी बात है। बाय लुकिंग एट द वर्ड्स दैट कम बोथ बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल का मतलब मेरे शब्द के आगे और पीछे आने वाले शब्दों को देखा जाए, समझा जाए कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ ये कह रहे हैं ना कि लेफ्ट टू राइट जाते थे पुराने वाले, ठीक है, और जीपीटी भी यही करता है। और इवन जीपीटी इट प्रोसेस द टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉर एग्जाम्पल इन अ सेंटेंस द कैट सेट ऑन द मैट, when predicting a word sat, the model only consider the cat, the preceding context। ठीक है, तो मुझे preceding context एंड post context ये दोनों देखना पड़ेगा, बर्ट के अंदर ये पता चलेगा। राइट टू लेफ्ट में क्या होगा कि द मॉडल्स कैन बी ट्रेन टू रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कंसिडरिंग ओनली द फॉलोइंग कंटेक्स्ट। मतलब वो, ठीक है, अब वो यहाँ से करेगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा तो वो पीछे से देख रहा है कि भाई क्या शब्द हैं और उनके हिसाब से क्या कंटेक्स्ट होगा। बाई डायरेक्शनल में अपन दोनों साइड से जो है कंटेक्स्ट का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि द मॉडल लुक्स द एंटायर सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ ईच वर्ड बाय कंसिडरिंग ऑल द वर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर इट। ठीक है, तो भाई मेरे आगे या पीछे जो भी शब्द आ रहा है टेक्स्ट में, सबको समझो कि वो किस कंटेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इन अ सेंटेंस द कैट सेट ऑन द मैट, ठीक है, तो यहाँ यहाँ यदि मेरे को ये दिया जाता द कैट डैश ऑन द मैट, तो वो देखता पहले यहाँ से लेफ्ट टू राइट में कि यार ये क्या बात है। ठीक है, तो ये पिछला वाला वर्ड और आगे वाला वर्ड, आगे वाले सेंटेंस को देखता, ठीक है, और फिर वापस चलता, ठीक है, और यहाँ से वापस चलता, फिर देखता कि जो है किस तरीके से यहाँ यूज़ किया गया है या किया जाएगा। ठीक है, मैट को कहाँ यूज़ किया जाता है, तो वो राइट टू लेफ्ट भी चलेगा, तो लेफ्ट टू राइट भी चलेगा, राइट टू लेफ्ट भी चलेगा। बस ये देखिएगा कि यार मेरे प्रीसीडिंग वर्ड्स क्या हैं, उनका मीनिंग क्या है, तो मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जो सेट है वो कैट और मैट दोनों से इन रिलेशन में मिल जाएगा मेरे को, तो ऐसा वर्ड ढूंढूंगा जो दोनों से रिलेट कर रहा हो। ठीक है, यही कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट ही है जो कुछ है, बस सीधी सी बात है। ओके, तो उसने कंटेक्स्ट निकाल के सब्स्टिट्यूशन करा। ऑल राइट, एंड फिर अपन MLM में भी डिस्कशन कर रहे थे, जिसको कहा था मास्ड लैंग्वेज मॉडलिंग। ओके, और जैसा कि इसमें डिस्कशन ये हुआ था कि सर हम ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग में थोड़ी सी होशियारी करेंगे। वो ये करेंगे कि सर आप पूरा पूरा मत दे दो मॉडल को, मास्क दो। ठीक है, हम मास्किंग करेंगे। देखिए, यदि सारी चीज़ें बता दोगे तो भाई मॉडल तो फिर क्या हो जाएगा कि भाई मैं उसको चैलेंज करना चाहता हूँ ना मॉडल को। ठीक है, तो सारी चीज़ें बताकर काम क्यों करूं। ठीक, तो क्या कहा गया था कि ट्रेनिंग के दौरान बर्ट मास्क सम वर्ड्स इन द इनपुट। ठीक, वो छुपा लेता है वो कुछ शब्दों को, और फिर अटेम्प्ट करता है कि इन मास्क शब्दों को प्रिडिक्ट करें। तो भाई जो ऊपर अप्रोच बताइए यही लगाएगा वो। ठीक है, वो बाई डायरेक्शन लगाएगा, कंटेक्स्ट समझेगा और फिर सब्स्टिट्यूशन करेगा जो तुमने मास्किंग करी उनकी। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग मेथड वही कह रहा हूं ना, फोर्स करता है मॉडल टू लर्न द रिप्रेजेंटेशन से। हम यही कोशिश कर रहे हैं, ये शब्दों को जो है क्या करना,
हाइड कर लेना। और आप एक मशीन लर्निंग भी पढ़ते हो, ठीक है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग भी पढ़ते हो ना, वहाँ पर भी कभी अपन ने डायरेक्ट डेटा ऐसे की ऐसे उठा के नहीं दे दिया मॉडल को, हमने वहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग करी, हर बार ये काम करें अपन ने, ठीक है। कभी भी मॉडल को सीधे डेटा नहीं दिया जाता, सैंपल करके देते हैं, वो भी रैंडम, कहीं से कोई भी डेटा पॉइंट उठा लो, ठीक है, यही करा जाता है। ऑल राइट, फाइन। और बोला जाता है कि ले भाई, हमने ये उलट पलट करके डेटा दे दिया है, अब तू सीख। मैं, क्योंकि उसको हम चाहते हैं ना फोर्स करें कि वो स्ट्रगल करे मॉडल, ठीक है, पैटर्न को समझने के लिए स्ट्रगल करे, तो कभी भी सिमिलर काइंड ऑफ डेटा नहीं दिया जाता, ठीक है, उसको रैंडम करके ही दिया जाता है, सैंपल करके दिया जाता है। और यहाँ पर भी मास्किंग करने का उद्देश्य यही था कि मॉडल को फोर्सफुली स्ट्रगल करवाया जाए कि तू सीख रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यही हम चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, एक सेंटेंस है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। तो यदि अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो व्हेन प्रिडिक्टिंग जंप्स इट ओनली कंसिडर्स द क्विक फॉक्स ब्राउन, ब्राउन फॉक्स, ये जो है यहाँ से, क्योंकि जंप्स जो है ये बाद में आया है इन वर्ड्स की। तो यदि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इनका इंटरप्रिटेशन हुआ, और यदि राइट टू लेफ्ट आओगे तो ओवर लेजी डॉग का इंटरप्रिटेशन हुआ, ठीक है। जम्स मान के चलो, मेरे को सब्स्टिट्यूट करना था, मैंने इसको मास्क कर दिया, मेरे को उसका पता लगाना था कि कौन सा शब्द है ये, ठीक है। तो क्योंकि बर्ड तो जो है बाइट डायरेक्शनल है, ओके, तो व्हेन प्रिडिक्टिंग जम्स इट कंसिडर द एंटायर सेंटेंस, ठीक है, पूरा के पूरा सेंटेंस वो कंसिडर करेगा, ठीक है। और क्या करेगा कि वो कंटेक्स्ट चेक करेगा कि यदि मैं यहाँ से आता हूँ तो यहाँ कौन सा वर्ड होना चाहिए, और यहाँ से आता हूँ तो कौन सा वर्ड होना चाहिए। तो हो सकता है कि वो कुछ मैचिंग बना ले कि इसके हिसाब से ये वर्ड्स होने चाहिए, इसके हिसाब से कुछ ऐसे वर्ड्स होना चाहिए, इसमें जो कॉमन वर्ड्स हैं और हाईली प्रिफर्ड वर्ड्स हैं उसको वो फाइनलाइज कर लेगा, ठीक है, ये वो काम कर सकता है, ठीक है। ऑलराइट, कंटेक्स्ट के हिसाब से, फाइन। तो उससे बेनिफिट्स क्या हो गए बाई डायरेक्शनल से, कि कंटेक्चुअल, वही कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फिर वही बात है कि प्रीसीडिंग एंड द सक्सीडिंग वर्ड्स का अंडरस्टैंड यदि होगी मेरे को, तो वर्ड क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा पैटर्न्स इन द डेटा। न्यूसेंसेस का मतलब होता है पैटर्न, ठीक है, पैटर्न समझ लेगा वो कि क्या है, ठीक। एंड जैसे किसी भी वर्ड के मल्टीपल मीनिंग होते हैं, होंगे, बैंक का भी था ना, अपन ने देखा मल्टीपल मीनिंग थे उसके, लेकिन मेरे को किस कंटेक्स्ट में वो पूछा गया है वो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, वो रिवर का था चाहे फाइनेंस का था, वो समझ जाऊंगा, ठीक है। तो बोथ डायरेक्शन से फायदे हो गए मेरे को, ठीक है, ये बात जो है हमें समझनी थी, करनी थी, ओके। तो बर्ट जो है, आगे अपना और डिस्कशन चला था कि बर्ट जो है ये टू स्टेप प्रोसेस जो है वो फॉलो करता है। एक होती प्री ट्रेनिंग ऑन लार्ज डेटा, ठीक है, तो बहुत बड़ा शब्दों का डेटाबेस उठा लो तुम, तो सेंटेंसेस वेंटेंसेस और टेक्स्ट पूरा उठा लो आप, तो ठीक है, तो ये प्री ट्रेनिंग है, ओके। मासिव अमाउंट ऑफ अनलेबल्ड डेटा, यानी अनसुपरवाइज लर्निंग की बात हो रही है, अनलेबल्ड यानी अनसुपरवाइज, ठीक है। तो हम यही करते हैं, तो पहले अनसुपरवाइज्ड ही करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मर और ये तुम देख रहे हो ना, जो ये तो उन्होंने पूरा उठा के जो थमा दिया डेटा, ठीक है। और अभी बात हो रही है, मुझसे डिस्कशन भी किया जाता है वो राग को लेकर, RAG। तो जो क्वेश्चन आया है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव बी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आपको RAG पता होना चाहिए, क्योंकि वो ग्राफ बेस्ड जो है ना वो चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। एंड लेटेस्ट आर्किटेक्चर्स क्या है ये पता होना चाहिए, और राग बेस्ड जो है आपको पता होना चाहिए। इस पर मैं आगे एक बार ट्रांसफॉर्मर समझा दूँ तो ही आ पाऊंगा, क्योंकि बेसिक्स तो पता हो, इनकी वर्किंग पता हो, तो फिर अपन रिट्रीवल पर आए, ठीक है, ये क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, क्या वेक्टर डेटा बेसिस हैं, ठीक है, तो फिर अपन आ पाएंगे, उस पर बात होगी, ओके। तो जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव क्वेश्चन आया है वो इस पर, इस इन टॉपिक पर फोकस करे ज़रा, क्योंकि पूछा जाएगा। इसमें फिर चंक्स को लेकर भी पूछा जा सकता है, ठीक है, चंक्स कैसे क्या बनाते हैं डेटा के, उसको लेकर भी पूछा जा सकता है। तो अभी जो लेटेस्ट आर्किटेक्चर के हिसाब से क्या चल रहा है वो उसकी तैयारी करें, और पाइपलाइनिंग वगैरह, ठीक है, डेफिनेटली पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। सो आप लोग आपस में थोड़ा सा कन्वर्सेट करें, इसलिए मैंने रेफ़र कर दिया,
ठीक है, कि कम्युनिकेशन हो, जो लेटेस्ट इंटरव्यू फेस करा है तो वो आपको बताएगा। हम्म तो प्री ट्रेनिंग है लार्ज डेटा की, बर्ट सबसे पहले ये काम करता है। ओके, और अभी जस्ट ऊपर बोल दिया मैंने कि मास्किंग कर देता है वो। तो यानी आपके डेटा में से 15% डेटा को मास्क कर देगा वो, उस पे उसको हाइड कर देगा वो। ठीक है, और ये कर देगा, उसको मास्क टोकन दे देगा वो। ठीक है, तो फिर बाद में ट्रेनिंग होगी। ठीक है, ट्रेनिंग होगी तो मॉडल ट्रेन होगा, द मॉडल इज ट्रेन टू प्रोटेक्ट। ठीक है, मॉडल ट्रेन हो गया तो आप करते थे ना। अच्छा, ये कलाकारी भी कोई अलग तो वाली बात क्या कहें अपन, वो होती थी ना आपकी, ट्रेनिंग करते थे तो आप ट्रेनिंग में भी डेटा को वो ट्रेन और वैलिड में करते थे कि नहीं करते थे? ट्रेन और वैलिड में करते थे, तो ये ट्रेनिंग कर रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है देखो, द द मॉडल रिसीव द इनपुट सीक्वेंस विद मास्क्ड टोकन्स। ठीक है, वो कुछ छुपे हुए शब्दों भी मिलेगा और बाकी सीक्वेंस भी मिलेगा। इट ट्राइज टू प्रेडिक्ट द करेक्ट टोकन्स फॉर द मास्क पोजीशंस। ठीक है, कोशिश करेगा कि भाई मैं पता करूं कि ये कौन सा क्या है। द प्रिडिक्शंस आर कंपेयर्ड विद एक्चुअल मास्क वर्ड्स, एक्चुअल से कंपेयर कर लेंगे और देखेंगे कि मॉडल ने सही पता करा कि नहीं पता करा। और यदि गलत पता करा होगा तो एरर है। एरर है तो वही वही आप जानते ही हो कि क्या करना पड़ेगा इस केस के अंदर। ठीक है, रॉन्ग वर्ड है तो भाई आपने गलत प्रिडिक्ट कर लिया। ठीक है, रीट्रेनिंग करो आप अपने मॉडल की। ठीक है, तो ट्रेनिंग होगी, कुछ को मास्क किया जाएगा। ठीक है, एंड फिर बाद में कहा जाएगा कि आप उसको पता करें। तो यहाँ क्या गया, प्रिडिक्ट, यहाँ क्या कह रहे हैं वो, द मॉडल इज ट्रेन टू प्रेडिक्ट द ओरिजिनल टोकन्स दैट आर मास्क बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय द नॉन मास्क टोकन्स इन अ सेंटेंस। दिस फोर्सेस मॉडल टू लर्न बाई डायरेक्शनल रिप्रेजेंटेशंस। तो ये मुझे बताइए, ये प्रोसेस ड्यूरिंग ट्रेनिंग हो रही है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड है ये। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड है। तो आपने क्या करा कि बहुत सारा डेटा तो दे दिया मॉडल को ट्रेन होने के लिए, कुछ को हाइड करके इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। एग्जाम्पल क्या है इसको भी देखते हैं अपन, कि एक वही वाला सेंटेंस आ गया, द बैंक इज सिचुएटेड ऑन द रिवर, द मास्क इज सिचुएटेड ऑन द मास्क ऑफ द रिवर। मॉडल टास्क ये था कि वो प्रिडिक्ट करे कि बैंक और साइड है। तो एमएलएम क्या करने वाला है, एमएलएम हेल्प करेगा बर्ड को टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट विद इन द सेंटेंस बाय फोर्सिंग इट टू कंसिडर ऑल द सराउंडिंग वर्ड्स, मेकिंग इट प्रेडिक्शंस एंड कंटेक्स्ट अवेयर। ठीक है, तो जितने भी सराउंडिंग वर्ड्स हैं जो डैश के पहले आए हैं और डैश के बाद में आए हैं, उनका यूज कहाँ होता है ये पता करेगा। और ये सब पता करने के लिए सीधी सीधी बात है, वेक्टर, उनके वेक्टर क्या है, क्योंकि वेक्टर से ही समझेगा ना कि उनका मीनिंग क्या है ना। और वेक्टर भी उसके क्या होंगे, कई टाइप के होंगे। ठीक है, कई टाइप के वेक्टर होंगे। तो फिर अपन ने ये देखा है ना कि सर वेक्टर, वेक्टर मैथ्स करनी है मुझे यहाँ पे भी अल्टीमेटली। ठीक है, मैथ्स तो हो सकता है सिमिलैरिटी तो निकाले वो। अब ये बात इतनी अंदर कहीं कंटेंट में लिखी है, बोली नहीं जाएगी, सिमिलैरिटी निकाले। और आपने वो शायद अनसुपरवाइज्ड में कोसाइन सिमिलैरिटी पढ़ा है ना, कोसाइन सिमिलैरिटी। ठीक है, तो हो सकता है इंटरनली वो कोसाइन सिमिलैरिटी निकाल रहा हो कि यार एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एंगल थीटा बन रहा है, तो चलो यार कॉस थीटा की वैल्यू पता करो, उसी से लगेगा कि यार कितनी सिमिलैरिटी है इनके बीच में। हाई सिमिलैरिटी वाले को ये सिलेक्ट कर लेगा। ओके, तो ये सब वेक्टर एम्बेडिंग्स हैं और इंटरनली ये सिमिलैरिटी निकाली जा रही है। ओके, यही मैथ्स लग रही है वहाँ पे। हाँ, और वो बाई डायरेक्शनल हो रही है, मतलब लेफ्ट वाले शब्दों को भी देखो, राइट वाले शब्दों को भी देखो और निकालो फिर क्या होता है। ठीक है, एंड क्या किया गया, हाँ बाई डायरेक्शनल बोल दिया ना इसने, ये तो अपन पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल डिटेल्स क्या है एमएलएम की, वो ये हैं कि क्लासिफिकेशन लेयर इज एडेड ऑन द टॉप, वो करते हैं, क्लासिफिकेशन लेयर करते हैं। तो यही होगा कि जो एरर आ रहे होंगे वो क्लासिफिकेशन की इवैल्यूएशन के हिसाब से जाएंगे, तभी क्लासिफिकेशन लेयर सबसे ऊपर जोड़ दी उन्होंने। ठीक है, बात की है, लेकिन ट्रेनिंग तो अनसुपरवाइज्ड है ना, उसने अनलेबल्ड था ना डेटा, तो वो तो जब प्रिडिक्शन करोगे तब क्लासिफिकेशन आएगी, उसके पहले कहाँ से आ गई। ठीक है, ये वाली बात है। एम्बेडेड मैट्रिक्स तो बनेगी। ठीक है, वेक्टर की मैट्रिक्स बनाओगे ना आप, एनकोडर में यही होगा, एम्बेडिंग होती है।
उसकी मैट्रिक्स बनेगी, और आपने बनाई भी थी तो ही LSTM के अंदर, ये ऐसे करके वो सब रिप्रेजेंटेशंस लिखे थे आपने। ठीक है, यही थी वो। शॉर्टनेस फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि मल्टी क्लासिफिकेशन हो जाएगा, यानी किसी पर्टिकुलर जगह पर, एम्प्टी स्पेस पर, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये वर्ड भी आ सकता है, ये वर्ड भी आ सकता है, ये वर्ड भी आ सकता है, ये वर्ड भी आ सकता है। तो शॉर्टनेस तो अपन मल्टी क्लासिफिकेशन में यूज करते थे, आपको पता है, यानी हर एक शब्द की प्रोबेबिलिटी बताएगा ये। ठीक है, कि इस खाली स्थान पर ये वाला शब्द आएगा, या ये वाला शब्द आएगा, या ये आएगा, या ये आएगा, इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है ये बताएगा। फिर बाद में तुम देख लो क्लासिफिकेशन लेयर के हिसाब से जिसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होगी बस वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लॉस फंक्शन है तो वो कंप्यूट किया जाएगा मास्क टोकन से। ठीक है, कि मास्किंग जहां पर करी थी ना, तो वहां पर वो देखेगा, ये वाली टेक्निक अप्लाई करेगा। ठीक है, कि भाई किसकी क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आएगी वो ले लिया जाएगा। ऑल राइट, तो ये तो अभी रिप्लेसमेंट मतलब जो है वो बात करी है अपन ने। ठीक है, रिप्लेसमेंट वाली बात करी है। ऑल राइट, कि क्या जो है हम प्लेस कर सकते थे मार्क्स वर्ड की जगह, और सही करा, कंपेयर करा, तो क्लासिफिकेशन जो है आप उससे एरर या लॉस निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन वाली बात क्या है, NSP क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन, अभी तो ये वर्ड प्रिडिक्शन था। ठीक है, ये वाला जो टास्क है ये आप देखते हो GPT के अंदर, ट्रांसफॉर्मर के अंदर सब, मतलब ये आपका, ये वाला आपका खास टास्क है जो आप देखते हो। ठीक है, आपको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, सब सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन ये काम करते हो आप। ठीक है, NSP, वो वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो चलो हो गया, तो ट्रेनिंग का मैटर था। तो ट्रेनिंग के दौरान ही आपने वो जो ऊपर पढ़ा रहा था ना, ये सब टास्क परफॉर्म करे हैं बर्ट में। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्टिव और है ट्रेनिंग का, वो ये है कि बर्ट से पूछा जाए कि अगला सेंटेंस क्या होगा। मतलब मैं आपको एक सेंटेंस दे दूं, एक टेस्ट दे दूं, तुम मुझे बताओ अगला सेंटेंस इसका आगे क्या होने वाला है। ठीक है, चलो, वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो इजी था, अब इससे ये वाली चीज पूछ लेना, तो मतलब मुझे ऐसे सेंटेंसेस बनाना है जो कि इन रिलेशनशिप में हो, मतलब मैं जिस चीज का पूछ रहा हूँ उसी के बारे में ही वो जवाब दे मुझे। सो आई शुड बी लाइक इन, मतलब मॉडल में कि रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस वो समझे मॉडल तो ही बना पाएगा। सो द ऑब्जेक्टिव इनहेंसेस वर्ड कैपेबिलिटी। ठीक है, अब बढ़ गई बात। ठीक है, तो उसके लिए क्या करने वाला है, द की पॉइंट्स ऑफ NSP आर, that is the task definition, that means NSP involves determining whether a given sentence follows another sentence or not। तो भाई इसके लिए एक बात है, ये किसी भी नए सेंटेंस को बनाना, ये है कि भाई पहले ये खुद ट्रेन हो, ये पहले खुद ट्रेन हो जहां पर सेंटेंसेस हों। ठीक है, सेंटेंसेस हों। ठीक है, उस पर यदि ट्रेन हो तो ही तो ये नया सेंटेंस अब आपके द्वारा पूछे गए पर बना पाएगा। ठीक है, आप एक सेंटेंस दोगे, उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा इसकी खुद की ट्रेनिंग होनी चाहिए पहले। ठीक है, तो जाके ये बना पाएगा। यानी द मॉडल इज ट्रेन टू प्रेडिक्ट इफ द सेकंड सेंटेंस इज लॉजिकल कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट और नॉट। बहुत बड़ी बात बोली है इसने। ठीक है, ये तो हम खुद समझ रहे हैं अभी अपने टर्म्स में कि लॉजिकली वो करेक्ट है कि नहीं है। पता चला मैं बात किसी और की कर रहा हूँ, या बना किसी और का रहा है। ठीक है, तो ट्रेनिंग प्रोसेस में आप करोगे क्या ये समझना। ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग प्री ट्रेनिंग द मॉडल इज फेड विद अ पेयर ऑफ सेंटेंसेस। जस्ट ऊपर अभी मैं यही कह रहा था कि पहले इसको समझाओ कि देखो बेटा, पहले यदि ये सेंटेंस आता है ना, तो उसके बाद ये वाला सेंटेंस आता है। तो हमें जो है, आप, मैं कैसे आप लोगों को समझा रहा हूँ, हम किड्स को कैसे समझाते हैं, वैसे ही आपको अप्रोच फॉलो करना पड़ेगी। और प्रैक्टिकली रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है किसी को समझाने में, वही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगी। उस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाए ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसका सोल्यूशन मैथ्स के थ्रू कैसे दिया जा सकता है ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और वही सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्री ट्रेनिंग में आप पेयर ऑफ सेंटेंसेस लो। हो सकता है यहाँ पर कन्वर्जेशनल सेंटेंसेस लिए गए हों, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरे को क्या रिप्लाई करोगे, तो ये कन्वर्जेशनल सेंटेंसेस होंगे। हो सकता है। और 50% ऑफ द टाइम द सेकेंड सेंटेंस इज द एक्चुअल नेक्स्ट सेंटेंस फॉलोइंग द फर्स्ट। ठीक है, 50% में उसने क्या करा कि करेक्ट ले लिए उसने,
कि मैंने ए बोला था तो बी आना चाहिए था, ये करेक्ट थे। 50% तो आपने ऐसा डेटा दिया। 50% में आप क्या करोगे, उसको बोलो, उसको रैंडम सेंटेंस दे दिया फ्रॉम द कॉर्पस नॉट रिलेटेड टू द फर्स्ट। ठीक है, मतलब ए का एग्जैक्ट वही जवाब नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, 50% में आपने एग्जैक्ट ले लिया, 50% में आपने हेरा फेरी कर दी। ठीक है, वही मॉडल को मेरे को फोर्स करना है कि भाई तू सीख। ठीक है, कि क्या सेंटेंस होना चाहिए, मुझे मॉडल को फोर्स करना है। ठीक है, सो द इनपुट टू बर्ट इंक्लूड स्पेशल टोकन्स CLS एट द बिगनिंग एंड SEP एट द एंड। हो सकता है ये सेपरेटर हो या क्लियर हो। ठीक है, तो ये दो टोकन ले रहा है अपनी तरफ से। ठीक है, और जब आपको मैं शायद इनिशिएट भी करा था ना ये वाला टॉपिक, वो एनकोडर डिकोडर, तब ये दोनों टोकन आए थे, CLS और SCP दोनों आए थे। ठीक है, तो बट दो टोकन, CLS का मतलब बिगिनिंग सेंटेंस का और SCP मतलब एंड ऑफ द सेंटेंस होता है। सेपरेटर क्या है, वो एंड ऑफ द सेंटेंस है वो। ठीक है, एंड CLS क्या मीनिंग होता है इसका, देखना पड़ेगा इसका CLS का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होगा इनका। ठीक है, तो उस हिसाब से ही तो ये यूज किए गए हैं। ठीक है, तो देख लेंगे। जैसे SOS का मीनिंग था स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, अब यहाँ अपन ने CLS ले रखा है। अब ये CLS को कह रहा है कि ये है कि बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, चलो ये मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो फिर क्या करोगे, द सेगमेंट एम्बेडिंग इज एडेड टू इंडिकेट सेंटेंस ए और सेंटेंस बी। तो आपको तीन प्रकार की एम्बेडिंग थी ना, एक तो खुद टोकनाइजेशन था, टोकन एम्बेडिंग, फिर एक थी पोजिशनल एम्बेडिंग, फिर एक थी सेंटेंस एम्बेडिंग। ठीक है, वो बताने के लिए कि भाई कौन सा सेंटेंस क्या है। तो सेगमेंट एम्बेडिंग टू इंडिकेट द सेंटेंस एंड सेंटेंस, कौन सा क्या सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस को भी एम्बेड कर सकते हो पूरे के पूरे। आप टेक्स्ट को तो, टेक्स्ट में वर्ड को तो कर ही रहे थे, वर्ड को टोकन बना रहे थे, टोकन एम्बेडिंग कर रहे थे, इसकी पोजिशनल भी कर रहे थे। आप सेंटेंस को भी एम्बेड करोगे, पूरे के पूरे सेंटेंस को, कि भाई ये है, इस पूरे सेंटेंस को मैं न्यूमेरिकली एम्बेड करना है, यानी न्यूमेरिकली क्या बोल रहा हूँ उस सेंटेंस को, दैट इज द एम्बेडिंग। तो सेंटेंस ए और सेंटेंस बी की एम्बेडिंग करोगे। पोजिशनल एम्बेडिंग इंडिकेट करता है पोजिशन ऑफ ईच टोकन इन अ सीक्वेंस। ठीक है, ये बता दिया अपन ने, हो गया था। ये इनपुट रिप्रेजेंटेशन है, तो इनपुट ऐसे दोगे तुम। ठीक है, सेंटेंसेस दोगे, 50% जो सेंटेंसेस दोगे वो सही होंगे, आगे पीछे मतलब जैसा उनको होना चाहिए था। 50% में सेंटेंस बी को फ्लिप कर दिया तुमने। ठीक है, वो रैंडम सेंटेंस होगा कुछ भी। और मॉडल को क्या करा अपन ने, मॉडल से बोला क्या कि मॉडल विल आउटपुट अ वेक्टर फॉर द CLS टोकन, यानी इनपुट and contains aggregated information for both the sentences. This vector is passed to the classification layer to predict whether the second sentence is actual or not, or it's a random one. ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं भाई, कहानी बहुत हो गई। जैसे मान के चलो आपने आपने ये है पहली 50% वाली बात। सेंटेंस ए है, द बैंक इज सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ द रिवर। उसका सही आंसर है इट इज अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द वाटर, यानी इस सेंटेंस के आगे ये वाला सेंटेंस होना चाहिए था, ये सही है। डॉग्स आर प्लेइंग इन द पार्क, 50% में आपने क्या करा, सेंटेंस ए के साथ ये दे दिया, गलत सेंटेंस, कोई भी रैंडम उठा लिया। अगले 50% में ये था। ठीक है, तो सही और गलत दोनों। ठीक है, अब NSP की ट्रेनिंग क्या हो रही है, NSP की ट्रेनिंग में आपने बोला कि ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है, द बैंक इज सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ द रिवर, इट इज अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द रिवर। और नेगेटिव क्या था, द बैंक इज सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ द रिवर, डॉग्स आर प्लेइंग इन द पार्क। भाई ये गलत है, ये सही है और ये गलत है। तो 50-50 करके दिया आपने पूरा। ठीक है, और ये करने का उद्देश्य यही है कि बाद में ट्रेनिंग कर दो, मतलब मॉडल को ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जाएगा कि भाई जब ये हो ना तो ऐसा आंसर देना है, ये हो और ऐसा आंसर दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम गलत आंसर दे रहे हो। मतलब मॉडल को कंटेक्स्ट के हिसाब से समझा रहे हैं कि भाई जब बैंक और रिवर की बात हो रही हो तो ये कुत्ते कहाँ से खेलने आ गए पार्क में। ठीक है, उसको ये बोलना पड़ेगा कि भाई तू बात किसकी कर रहा है और आ कहाँ से ये शब्द लिया। तो ये जो है, आप समझो भाई बात को कि कहाँ किस हिसाब से कर रहे हो। ठीक है, तो उसको ये बोला कि गलत क्या होता है, सही क्या होता है। भाई बच्चे को बताना पड़ेगा ना यार कि ये सही होता है, ये गलत होता है। तो उसको गलत, जो कोई चीज़ गलत है तो बोलो कि नहीं बेटा ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। उसको बोलो, बताओ, और ये सही चीज़ है। ठीक है, कि भाई बैंक है, रिवर साइड है और बहुत अच्छा व्यू है, वाटर है वहाँ पे। तो उसको कंटेक्चुअली समझाया जा रहा। ठीक है, तो सेंटेंस है, सेंटेंस भी ऐसा लिया और ये पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया।
ठीक है। और एनएसपी क्यों इंपॉर्टेंट है, वही बात कह रहा है कि सेंटेंस रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग एनएसपी बर्ट की मदद से सीख पाएगा, लॉजिकल एंड कोहेरेंस रिलेशनशिप, फ्लो ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है। इट इम्प्रूव्स डाउनस्ट्रीम टास्क परफॉर्मेंस, यानी मैंने एनएलपी सच एज डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन आंसरिंग, बेनिफिट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन, ये सब इजीली कर लेगा वो। मैं वही तो कह रहा था आपसे कि यदि मैं कम्युनिकेट भी कर रहा हूँ, कन्वर्जेशनल सेंटेंसेस रख रहा हूँ, ठीक है, और करते भी अपन एलएलएम को फाइन ट्यून भी करते हैं ना अपने इस तरीके के टास्कों से करते हैं। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करना और क्वेश्चन आंसरिंग करना और सारी चीज़ें वो हो जाएंगी, डाउनस्ट्रीम टास्क इजी कर देगा ये एनएसपी। ठीक है। टेक्निकल डिटेल्स क्या बोल रहा है, इनपुट प्रिपरेशन करो पहले आप, पहले डेटा तैयार करो। डेटा में आप ये टोकन जोड़ देना, ठीक है, कि भाई ये सेंटेंस का स्टार्टिंग है, ये सेंटेंस की एंडिंग है, और उसकी सेगमेंट एंड पोजिशनल एम्बेडिंग भी करना। ठीक है, तभी समझ पाएगा मॉडल की क्या है ये। फिर क्लासिफिकेशन लेयर अलग से जोड़ना, ठीक है, जो कि एक क्लासिफिकेशन टोकन देगा, जो भी आएगा उसको क्लासिफिकेशन लेयर में डालना, ये पता करने के लिए कि भाई जो उसने सेंटेंस बना के दिया ना वो सही दिया या नहीं दिया, कोई रिलेशनशिप अचीव हो रही है कि नहीं हो रही है। तो क्लासिफिकेशन लेयर जोड़ना। बाकी वही है शॉर्ट मैक्स और लॉस फंक्शन, वही क्लासी मतलब ये सीधी सीधी बात है, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गया बाद में चल के, ठीक है, बाद में हो गया। ठीक है। ऑलराइट। तो ऐसा करते हैं। तो ये ट्रेनिंग की बातें थी अभी तक आपसे। ऑल राइट, दिस इज वॉट वी डू इन द ट्रेनिंग। तो यहीं से आप समझोगे कि वो जीपीटी वालों ने भी क्या करा होगा। ठीक है। एलएलएम्स जो बनाए गए हैं ये खुद भी तो लैंग्वेज मॉडल ही है बर्ट, और ये भी तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही है बर्ट, वो अपन एलएलएम ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। और स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, फिर जाके बाद में बातें हुई हैं। ठीक है। फिर फाइन ट्यूनिंग करो ऑन लेबल्ड डेटा। ठीक है। एक बार मॉडल ट्रेन हो गया यानी वो समझने लग गया, यहाँ तक की बात खत्म हुई। एक बार आपका मॉडल ट्रेन हो गया यानी वो समझ गया कि कौन से शब्द से रिप्लेस किया जा सकता है, कौन से सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए, इतना वो समझ गया, इतना वो समझ गया। ठीक है। अब आप फिर फाइन ट्यूनिंग करो लेबल, ये अब आपका मैटर। ठीक है। अब आपका मैटर, उसको फाइन ट्यून करो कि मेरे को अपने अपने हिसाब से उसको कैसे जवाब देने के प्रति बनाना है। अब लेबल्ड डेटा से कर लो, पहले ऊपर अनलेबल्ड डेटा से था। ठीक है। पहले ऊपर अनलेबल्ड डेटा से काम किया गया पूरा। ठीक है। अब आप बोलोगे सर अनलेबल्ड की बात कर रहे हो और यहाँ पर क्लासिफिकेशन लगा रहे हो, ये क्या लफड़ेबाजी है। तो भाई ये जो आपका ट्रेनिंग हुई है ना वो अनलेबल्ड पे ही हुई है। हाँ, बाद में आपने क्या कहा कि भाई एक अलग से लेयर लगा दे, और एक अलग से लेयर में जो आपने मास्किंग करी थी तो उसके बारे में पूछ लो वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। ट्रेनिंग तो अनलेबल्ड की हुई है। ठीक है। ट्रेनिंग में अनलेबल्ड ही हुआ है पूरा। ठीक है। वो लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट पे ट्रेन हुआ है। ठीक है। और वो अपन जो ये जो छोटा मोटा काम जो है आगे उससे क्लासिफिकेशन करवा रहे हो ना, 15% का डेटा आपने ऊपर हाइड करा था और बाद में 50% ऑफ सेंटेंसेस आपने गलत दे दिए थे, उसको तो उनके लिए कर रहे हैं टेस्टिंग। ठीक है। तो लेकिन ये ट्रेन तो ह्यूज अमाउंट ऑफ अनलेबल्ड डेटा पे ही होता है। बाद में फाइन ट्यूनिंग करो उसकी, यार इसको रिफाइन कैसे करूं मैं। तो देखो, आपको मैं समझा चुका हूँ ना ट्रेनिंग फाइन ट्यूनिंग में अंतर क्या होता है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है। तो चलो एक बार मुझे भी ज़रा थोड़ा सा यदि रिकॉल करवा दोगे तो अच्छा लगेगा। मैं अपनी कंप्लीट स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो मेरे को ज़रा रिकॉल करवा दो कि फाइन ट्यूनिंग क्या होती है। यस, बताइए मुझे फाइन ट्यूनिंग क्या होती है। चलो नई शीट ले लेता हूँ। ठीक है। तो ट्रेनिंग कितनी प्रकार की होती है, ट्रेनिंग मतलब क्या करते हैं अपन ट्रेनिंग के लिए। एक तो आपके पास कौन कौन से मॉडल होते हैं, आपके पास एमएल मॉडल है। ठीक है। एमएल मॉडल होते हैं। तो एमएल मॉडल में आप कहते हो कि सर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है। ट्रेनिंग कर रहे हैं मॉडल की, यानी कर क्या रहे हो आप यहाँ देते हो डेटा। ठीक है। और ट्रेनिंग में यही होता है ना, पैरामीटर एडजस्टमेंट्स, यही होती है ट्रेनिंग, और कुछ नहीं होती, पैरामीटर्स एडजस्टमेंट्स। ठीक है। इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे लीनियर रिग्रेशन मॉडल में वो स्लोप और इंटरसेप्ट का एडजस्टमेंट होना, उसी को ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है। एक होती है ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है। ट्रांसफर लर्निंग। अब ट्रांसफर लर्निंग में क्या करते हो तुम, तुम्हारे पास एक मॉडल होता है जो कि ऑलरेडी प्री ट्रेंड होता है। ठीक है। प्री ट्रेंड मॉडल होता है आपके पास, मतलब वो पहले से कलाकार है। अब आप क्या करोगे, इसकी कलाकारी का इस्तेमाल करना चाहते हो। ये प्री ट्रेंड नहीं था भाई, है ना, एमएल मॉडल ये प्री ट्रेंड नहीं थे।
ठीक है, तो मॉडल थे, ये तो सिंपल मैथ्स की इक्वेशंस थी और कुछ नहीं था ये, मैथ्स इक्वेशंस हैं ये। ठीक है, अब क्या है कि इनको ही समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि व्हेन आई डू कॉल द पीपल, अरे मशीन लर्निंग और मैथ्स और ना, तो मैथ्स वैथ्स तो नहीं, वो तो हमें आती है, एमएल तो आती है। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट्स पे कमेंट्स भी आते हैं, कई अच्छे कमेंट्स आते हैं, कई ये भी आ जाते हैं कि यार आपने इतने सारे प्लॉट क्यों बना दिए, इनकी ज़रूरत नहीं थी, ये क्या दर्शा रहे थे। अरे भैया, भाई मैं तो पूरा डेटा साइंस का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, भाई मैं पूरे डेटा साइंस का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अब भाई मेरे को वहाँ पर यूनिवेरिएट एनालिसिस भी करनी है और मेरे को बाईवेरिएट एनालिसिस भी करनी है, दोनों ही मेरे को करके दिखानी है। अब मतलब निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ये तुम देख लो यार, कौन से प्लॉट से क्या निकल रहा है, बाद में उसको रिफाइन करने दा, हर कोई थोड़ी ना बताने बैठा हूँ मैं किससे निकल रहा है किससे नहीं निकल रहा। ठीक है, ऑल राइट। और फिर मॉडल ने दी 78% एक्यूरेसी, अब दे दी उसने। अब ये तो हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि 78% को बढ़ाना चाहिए, तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है, एक ये भी कंसर्न है, तो ये भी आप करो भाई, मैंने तो एक रेफरेंस कोड शेयर करा, ये आपके, आप देखो आपको पसंद आया आप इसको आगे बढ़ाओ। दूसरी बात है, क्या डेटा में जो फीचर्स हैं, आप कर रहे हो डायबिटीज़ का प्रोजेक्ट और आपके पास 9 फीचर दिए, तो ये क्या सफिशिएंट है, ये भी सवाल आ रहे हैं। तो भाई देखो, डेटा मैंने बनाया नहीं, मेरे को मिला, ठीक है, तो उस हिसाब से कर रहा हूँ, जहाँ पर कोशिश कर सकता था फीचर इंजीनियरिंग की वो करी। ठीक है, बनाए और करा, और जितना स्कोर मेरे को मिल पाया वो मेरे को मिल पाया है। ठीक है, बाकी आप इसको और रिफाइन करें। ठीक, ऑलराइट। तो ये बातें हैं, तो एमएल में भी कौन से मॉडल की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लगाना पड़ता है, क्या लगाना चाहिए था, ये ज़रूरी है समझना। स्केलिंग लगानी है या कोई और ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, क्योंकि डेटा तो यहीं से समझ में आएगा। ठीक है, डेटा का तो यहीं से बात होगी, एमएल मशीन लर्निंग आएगी तो ही तो जाके बात होगी, आगे नहीं तो नहीं होगी बात। और डीप लर्निंग में आपको ऑप्टिमाइजर्स आएंगे तो जाके बात होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ अभी लेटेस्ट में जेन एआई। ठीक है, वहाँ पर भी डीप लर्निंग में आर्किटेक्चर में तुमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर क्या काम करती है। ठीक है, किसको आगे लगाना है किसको पीछे लगाना है, कितने न्यूरॉन लेने हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइजर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, मॉडल डॉट कंपाइल क्या होता है, आपको ग्राफ को इंटरप्रेट करते आना चाहिए। ठीक है, कि इससे क्या जो है मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और इसमें अब मैं क्या जोड़ दूँ तो इस रिजल्ट में मॉडिफिकेशन हो सकता है, ये सब पता होना चाहिए। तो भाई एमएल मॉडल की ट्रेनिंग होती है, सिंपल मैथमेटिकल मॉडल है, पैरामीटर एडजस्टमेंट होते हैं। डीप लर्निंग में भी भाई यही होता है, डीएल में भी ट्रेनिंग होती है, वहाँ भी पैरामीटर एडजस्टमेंट होते हैं, वहाँ पैरामीटर होते हैं वेट और बायस, यही तो होता है वहाँ पर भी। अब ये ट्रांसफर लर्निंग में ये प्री ट्रेंड होता है, मतलब इनके साथ एक खेल हो चुका। अब आप क्या करते हो, जो इनके ट्रेंड वेट्स हैं वो ले लेते हो, ओके, यू गेट द वेट्स, वो ले लेते हो आप, और फिर उन वेट्स को लेकर, ठीक है, उन उनमें अब मतलब इसके जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर है, प्री ट्रेंड मॉडल है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करते। प्री ट्रेंड का एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर वैसे ही है, बस उसके जो वेट्स थे वो आपने ले लिए, और फिर आप अपनी दो चार लेयर यहाँ पे जोड़ देते हो। ठीक है, और फिर इससे आप टास्क परफॉर्म करवाते हो। यानी इससे फ़ायदा ये हो गया कि भाई मेरे को शुरुआत से वेट एडजस्ट नहीं करना पड़ेंगे, मेरे को ऑलरेडी एडजस्टेड वेट्स मिल गए हैं। जैसे मैं इमेज क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, तो मेरे को ऑलरेडी एडजस्टेड वेट्स मिल चुके हैं। ठीक है, अब मेरा जो दूसरा डेटा है, मैं इन्हीं वेट्स को मैं वापस से कुछ लेयर्स लगा के ट्यून कर, मतलब करेक्ट करके मैं अपना रिजल्ट्स बना लूंगा। तो ये प्री ट्रेंड होता है। ठीक है, तो ट्रांसफर लर्निंग देखो, ट्रेनिंग, ट्रांसफर लर्निंग, और फिर होती है फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग अब आती है। तो फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है भाई, कि मेरे पास अभी है तो प्री ट्रेंड मॉडल ही। ठीक है, मेरे पास है प्री ट्रेंड मॉडल ही, अभी भी दिखा रहा हूं ना, बर्ट है, ये प्री ट्रेंड है, और वो बोल रहा है इसकी फाइन ट्यूनिंग करो, इसकी इसकी वो ट्रांसफर लर्निंग नहीं बोल रहा, समझना बात को। उसने ट्रांसफर लर्निंग नहीं बोली, उसने बोला इसकी फाइन ट्यूनिंग करना मेरे को। तो फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये कि देखिए भाई, बर्ट तो बड़ा मॉडल है, ठीक है, वो लैंग्वेज मॉडल है, वो एलएलएम ही है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, बड़े डेटाबेस पर वो ट्रेंड हुआ है मॉडल। ठीक है, और उसमें उसमें जो है कई लेयर्स हैं। ठीक है, तो फाइन ट्यूनिंग में क्या होगा कि जैसे मान के चलो, लेट अस सपोज उसके पास 10 लेयर्स हैं। ठीक है, 10 लेयर्स है, लेट अस सपोज, तो मैं क्या करता हूँ, फाइन ट्यूनिंग में बोलता हूँ कि भाई देखो, तुम्हारी 2 लेयर की मैं जो है एडजस्टमेंट कर दूंगा, 2 लेयर में। ठीक है, 2 लेयर्स के जो पैरामीटर्स है उसको उसको चेंज करूंगा मैं। ठीक है, दैट आई विल डू। ठीक है, एडजस्टमेंट।
ठीक है, एडजस्टमेंट इन 2 लेयर्स, मतलब मैं अपनी तरफ से नंबर दे रहा हूँ ये, ठीक है, फाइन। अब जैसे आपको मैंने प्रीवियसली करवाया थे ना, प्रोजेक्ट्स भी करवाए, वहाँ पर पीईएफटी था, पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। तो क्या होता है, लैंग्वेज मॉडल तो बहुत बड़ा है, तो तुम पूरे पूरे पैरामीटर को तो एडजस्टमेंट तुमसे होने से रहे, ठीक है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी नहीं इतने कि तुम इतना बड़ा खेल कर दोगे, तो तुम फाइन ट्यूनिंग ही कर पाओगे। फाइन ट्यूनिंग यानी कुछ लेयर के जो न्यूरॉन्स है उनके वेट्स को एडजस्ट कर पाओगे। प्री ट्रेनिंग में क्या था, उनको तो तुम छेड़ ही नहीं रहे, उनको जो था वो तो तुम छेड़ ही नहीं रहे हो, तुमको तो जो उसने दे दिया वेट उसी को लेकर आगे अपनी लेयर लगा के उनके जो न्यूरॉन थे उनके एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, ठीक है। प्रीवियस की तो बात ही नहीं करी आपने, यहां पर प्रीवियस की कुछ लेयर के न्यूरॉन्स के वेट को एडजस्ट किया जा रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। क्यों भाई सोहेल, सही कह रहा हूं? यस सर। ओके, तो भाई ये बात है फाइन ट्यूनिंग के अंदर, ऑलराइट। तो ये बड़ी मतलब जैसे एलएलएम्स के अंदर जब कभी अपन करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, मॉडल बनाते हैं, ठीक है, तो ये पीईएफटी भी आता है, वो लामा भी करा था अपन ने तो वहाँ पर भी आया था, ठीक है। ये पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग करेंगे, फिर एक वो भी था एलओआरए, लो रैंक अडाप्टेशन टेक्निक, सब पढ़ा चुका हूँ आपको एलएलएम में, नया नहीं, यदि प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखोगे तो, ठीक है, सब पढ़ा दिए। ये फाइन ट्यूनिंग करना है, ये वाले आर्किटेक्चर्स होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों आए थे, एलओआरए और पीईएफटी आया था। ओके, अब बातें और आगे बढ़ गई हैं, फिर कनेक्ट करूंगा आपसे प्रोजेक्ट्स, मुझे पता है आप लोग को वेट है कि सर प्रोजेक्ट में मिलें और अपन कुछ करें, रिजल्ट्स निकालें, ठीक है, तो उसके लिए भी डिस्कशन करेंगे आगे। तो भाई फाइन ट्यूनिंग है, तो ये फाइन ट्यूनिंग करने की बात कर रहा है मॉडल की, ओके। तो मॉडल की फाइन ट्यूनिंग भाई कैसे करेगा, क्या कहना चाह रहा है ये फाइन ट्यूनिंग की कंटेक्स्ट में, कह रहा है कि प्री ट्रेनिंग हो जाए ना, उसके बाद बर्ट इज फाइन ट्यून फॉर स्पेसिफिक एनएलपी टास्क यूजिंग लेबल्ड डेटा। अब लेबल्ड डेटा ले लो, पहले तो नहीं लिया था, पहले अनलेबल्ड था, ठीक है, अब लेबल्ड ले लो। तो दिस अडॉप्ट्स द मॉडल टू अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, जैसे आपको सेंटीमेंट एनालिसिस करवाना हो, क्वेश्चन आंसरिंग करवाना हो, एनईआर नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, तो ये एनएलपी के टास्क हैं ये। तो पहले क्या होता था, एनएलपी के टास्क को तो अपन किससे कर रहे थे, एमएल मॉडल से भी अपन ने प्रयास करे, बोला कि भाई तुम सीक्वेंस तो समझ नहीं पाओगे, हटा दो। फिर अपन ने डीएल मॉडल्स, आरएनएन ले लिया, एलएसटी, पहले तो चलो वो भी चलो थोड़ा सा रुको, डीएल के खुद के आर्किटेक्चर बना दिए अपन ने, ठीक है, उससे देखा कि तुम कर लोगे क्या, हमने बोला यार यहाँ पर भी दिक्कत है, फिर अपन ने सिक्वेंस डीएल में भी फिर एडवांस्ड पे आ गए अपन, सिक्वेंशियल सीक्वेंस टू सीक्वेंस के इंटरप्रिटेशन वाले जो है वो ले लिए अपन ने मॉडल, जैसे एल एस टी एम, आर एन एन, एल एस टी एम, बाई एल एस टी एम, ठीक है, बाई एल एस टी एम जी आर यू, गेटेड रिकरेंट यूनिट, इनको लिया, इनसे करा, इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम बेटर जवाब देते हैं, दिया। लेकिन फिर अपन ने और आगे बढ़ गए बर्ट में, ये बाई डायरेक्शनल ले लिया अपन ने, ठीक है, ये फायदेमंद था क्योंकि कंटेक्स्ट को और बेहतर, तो जितने भी आर्किटेक्चर बने हैं इनका यही रोल है कि भाई तुम कंटेक्स्ट को बेहतर समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, दैट इज द मैथ्स। वट एवर बी द इंजीनियर्स हु आर वर्किंग बिहाइंड द पिक्चर, दैट्स वॉट दे आर डूइंग, कि यार हमें क्या मैथ्स लगाएं, क्या लॉजिक लगाएं कि हमें कंटेक्स्ट समझ में आ जाए कि क्या पूछा जा रहा है और क्या बताना है। हालांकि फिर भी मैं यही कहूंगा कि एलएलएम हेलुसिनेट करते हैं, ये उनका बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों सोहेल, हेलुसिनेशन? सर क्योंकि मतलब बहुत बड़े एक डेटा पे ट्रेंड होते हैं, सो ऑब्वियसली यू नो, और कंफ्यूजन होगा। दूसरा रीजन ये कि, हम्म और हाँ दूसरा रीजन ये कि अब ऑब्वियसली मतलब एलएलएम्स क्योंकि इतने बड़े मॉडल्स होते हैं तो हम्म, उनको इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उनको रोज ट्रेन करें, हाँ हाँ, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू यू नो गेट रियल टाइम डेटा फ्रॉम देम। ठीक है। यहीं रियल पे ही मतलब रैग्स और वेक्टर रियल डेटाबेस से रियल आते टाइम हैं। डेटा पे वो गूगल भाई काम कर रहा था बाढ़ निकाल के, वो फेल्ड मॉडल साबित हुआ, ठीक है, चैट जीपीटी के कंपैरिजन में कभी खड़े ही नहीं हो पाया बाढ़, ठीक है। और आप ये जानते हो उसने यही करा था भाई मेरे को रियल टाइम आंसर में, वो नहीं कर पाया, ठीक है, जी हेलुसिनेशन यानी कंफ्यूजन वाली बात है, ठीक है। अब जैसे आपने कहा कि इतने बड़े डेटा पे देखो, एक एक तो अपन ये कहें कि बड़े इतने बड़े डेटा पर ट्रेन हुआ, तो भाई इतने बड़े डेटा पर ट्रेन होने वाला आदमी तो समझदार होना चाहिए, तू कंफ्यूज कैसे हो रहा है फिर? क्यों सोहेल, अपन अपनी स्टेटमेंट ही कॉन्ट्रोडिक्ट ना कर दें? अरे आप तो बहुत बड़े डेटा पे ट्रेंड हो, आपको तो अभी हमने कौन सा शब्द रिप्लेस होगा, आपको हम कंटेक्स्ट नहीं समझ, वही वही तो कोशिश कर रहे थे, उसको कंटेक्स्ट समझाने की तो बात कर रहे थे उसे, कि भाई तू समझ ले कंटेक्स्ट क्या है, कौन सा शब्द रिप्लेसमेंट में आएगा, कौन सा सेंटेंस कौन से सेंटेंस के बाद आएगा,
ठीक है, यही तो कर रहे थे हम कि समझ जाए। तो फिर क्यों नहीं समझ पाया, फिर भी हेलुसिनेट कर रहा है वो, समझ नहीं पा रहा। ठीक है ना, बात तो यही है। तो हेलुसिनेशंस के ऊपर काम चल रहा है, रिसर्च हो रही है। जो भी करते हैं वो जो देख रहे हैं कि भाई हेलुसिनेशंस कैसे क्या कम किया जाए। ठीक है, और ये अभी हाँ यस बोलिए। एक रिसर्च पेपर अभी आया है, एक मतलब मैंने ढंग से रिसर्च पेपर पढ़ा नहीं, हेलुसिनेशंस कंट्रोल करने का एक तरीका आया था सिमेंटिक एंट्रोपी यूज करके। ओके। तो क्या अभी क्या मतलब आई वर्ड डोंट बोला नो, आपने, क्या बोला वर्ड आपने? सिमेंटिक एंट्रोपी। सिमेटिक एंट्रोपी, अगेन एंट्रोपी आ गई। एंट्रोपी होती है वही डिग्री ऑफ रैंडमनेस, और ये कहाँ पढ़ी अपन ने, कहाँ पढ़ी अपन ने? मशीन लर्निंग के अंदर डिसीजन ट्री ट्री में वहाँ पढ़ी है। वही एक एक क्राइटेरिया है ट्री को स्प्लिट करने का। और सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय सिमेंटिक? सिमेंटिक यानी मीनिंग। तो फिर तुम कंटेक्स्ट पर आ गए ना भाई सोल, आ गए कंटेक्स्ट पे। जी सर। बस, तो जी फिर अभी सर। कुछ देर पहले क्या बोला था मैंने? ऑलराइट, चलो। तो भाई ट्रेनिंग स्ट्रेटजी वही है कि इसकी हेलुसिनेशन, कन्फ्यूजन और सिमेंटिक विमेंटिक को करने के लिए तो भाई मास्क लैंग्वेज मॉडल एमएलएम तो यही अपन ने करा। मास्किंग करती थी और बाद में उससे गेसिंग करवाई कि भाई बता तू, तेरे को आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो उसको फिर और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ट्राई टू कनेक्ट विद द रियल वर्ल्ड। कि भाई मेरे को किसी को समझाना है तो क्या करूँगा? अब देवेश है और मुझे लग रहा है बाकी देवेश है ना, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? ठीक है, देवेश है। ठीक है, बाकी अलग इंडस्ट्री में इंडस्ट्री पर्सन्स हैं, और सभी को मतलब ठीक है, मैं सभी का वेलकम है यहाँ पर। मैडम भी हैं, अमीशा मैडम, शी इज़ ऑल्सो सीनियर प्रोफेसर। बाकी राज सर इंडस्ट्री में है, सुभाशीष इंडस्ट्री में है, निखिल भी पढ़ रहा है अभी। ठीक है, आईआईएम में है निखिल। ठीक है, अनुराग सर हैं, वो भी इंडस्ट्री में हैं। ठीक है, नीलेश सर हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, टीचिंग में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब किसी को समझाना। ठीक है, हाउ हाउ यू कैन मेक अ समवन टू लर्न। ठीक है, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली आपको कोई भी चीज़ जो है रियल वर्ल्ड के हिसाब से कनेक्ट करना। कि यार रियल वर्ल्ड में मैं किसी को बताऊंगा तो उसको कैसे बता पाऊंगा? ठीक है, कहाँ इसको प्रॉब्लम आ सकती है समझने में, समझाने में। सभी आप ये प्रॉब्लम से डील करते हैं और आपको समझाना ही पड़ता है। ठीक है, कि ये कैसे क्या करें। कुछ अभी फ्रेशर्स हैं, कुछ काफ़ी सीनियर्स हैं, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, यार मैं इस प्रॉब्लम को कैसे समझाऊं, इसको कैसे इसका सोल्यूशन बताऊं? ठीक है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड मैथमेटिकल सॉल्यूशंस। तो अभी जो बोला ना सोहेल की एंट्रोपी, एंट्रोपी वो मैथ्स हो गई, सेमेंटिक यानी कंटेक्स्ट हो गया। तो यही तो है ना, उसको कम करना है तो आपको जो है उसको मीनिंग समझाना पड़ेगा सही तरीके से। तो अभी मशीन को मीनिंग समझाओगे तो मशीन आपको जवाब देगा। तो अभी आपके और मेरे ह्यूमन ह्यूमन की तो बात ही नहीं हो रही, मशीन टू मशीन बात हो रही है। उसको समझा कर बात जो है वो करनी है। ठीक, तो यहाँ पर यही कहने की बात कर रहा है कि लर्निंग प्रोसेस कैसे बेटर करोगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन लेयर लगा दी तुमने बर्ट में, जो प्रिडिक्ट करेगा वो शॉर्टनेस फंक्शन लगा दिया। ठीक है, कि कौन सा बेटर होना चाहिए, एनएसपी लगा दिया आपने। ठीक है, कि अगला सेंटेंस कौन सा होगा, सीएलएस लगा दिया, एससीपी लगा दिया। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस और बेटर करने की कोशिश कर रहे हो इन दोनों से। बर्ट के जो आर्किटेक्चर हैं, ठीक है, दो मेन वर्जन है बर्ट के, एक तो बर्ट बेस और एक बर्ट लार्ज है। दो वर्जन है, यानी एक में 12 लेयर्स और एक में 24 लेयर है। इसमें 784 हिडन यूनिट्स हैं, 12 अटेंशन हेड्स हैं, और 110 जो है वो पैरामीटर्स हैं। यहाँ 16 अटेंशन हेड्स है और 340 पैरामीटर्स हैं। अटेंशन हेड की भाई बात नहीं करी, अटेंशन हेड्स की तो बात करी नहीं है मैंने। क्या यहाँ पर अटेंशन मैकेनिज्म लग रहा है बर्ट में? हम तो अटेंशन की तरफ आ रहे थे, यहाँ पर कहाँ बात करी थी बर्ट में अटेंशन मैकेनिज्म लगेगा? ठीक है, हाँ, लेकिन ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर है तो अटेंशन होगा। अटेंशन अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया लेकिन। ठीक है, अटेंशन अभी अपन एक्सप्लोर नहीं करा। या पूरे कहीं भी स्ट्रक्चर में हमारे पास अटेंशन मैकेनिज्म की बात नहीं हुई कि कहाँ कैसे क्या लग रहा। ठीक है, एंड अटेंशन आई गेस इट केम इन 2017, रिसर्च पेपर में है वो अटेंशन मैकेनिज्म। ओके, तो उसका रिसर्च पेपर रेफर करना पड़ेगा 2017 का। ओके, यहाँ अटेंशन की कहीं कोई बात नहीं करी, लेकिन कह ज़रूर रहा है कि अटेंशन हेड है। ठीक है, अटेंशन क्या काम करता है वही एक्सप्लोर करना है, जिसके लिए मेरे पास द बर्थ ऑफ अटेंशन मैकेनिज्म को लेकर डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जो मुझे आगे एक्सप्लेन जो है करना रहेगा, ये पूरा डॉक्यूमेंट है। अगेन एग्जाम्पल्स लेकर बताऊंगा। ठीक है, कि इनकोडर डिकोडर को अटेंशन से किस तरीके से बेटर किया गया। ठीक है, हाउ वी डिड दिस टास्क विद अटेंशन।
ठीक है। सो वी नीड टू लर्न टू पे अटेंशन टू सर्टेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। यानी अटेंशन का मतलब यही है कि तुम सेंटेंस में से कुछ ऐसे शब्द छांट लो जो कंटेक्चुअल या मीनिंगफुल हो और आंसर उन्हीं के अकॉर्डिंग देना, बस यही अटेंशन होता है। और किस चीज़ का अटेंशन होगा? तो भाई क्या है कि हो सकता है लेक्चर तो अभी 1 घंटे चला, लेकिन 1 घंटे में ऐसे कौन से शब्द थे या कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जिस पर ज़्यादा जो है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल रही है, उन्हीं को उठाओ, बाकियों को छोड़ दो। तो एनकोडिंग्स ऑफ द रिलेवेंट वर्ड्स इन द डिकोडर, ठीक है, एनकोडिंग्स ऑफ रिलेवेंट वर्ड्स टू द डिकोडर, ऐसा कुछ कह रहा है ये। तो अटेंशन मैकेनिज्म वही है, कुछ फोकस करना इस वर्ड्स पे, ठीक है, जहां से मैं आंसर यदि बना पाऊं, ठीक है, बेटर, तो उन्हीं को फोकस करो आप, ठीक है, वही अटेंशन मैकेनिज्म होता है। ऑलराइट। अब वो कैसे क्या मैथमेटिकली दे दिया जाएगा वो तो अभी अपन डॉक्यूमेंटेशन में जब पढ़ेंगे, इसकी मैथ्स काफ़ी कुछ है। देखो ये रहा ना सेल्फ अटेंशन, तो जितने भी ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर्स हैं उनमें ये वाला लगा हुआ है, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म लगा हुआ है। उसकी मैथ्स है जो कि मुझे समझानी है आपको कि क्या होगा, ठीक है। और ये, अच्छा, ये हुआ है, ये देखो क्या है, ये अटेंशन स्कोर्स हैं और ये स्कोर्स फॉर अ वर्ड स्टेशन है, और यहाँ पर शॉर्ट मैक्स लगाया है, ठीक है। ये सब वेटेड वेक्टर्स है। द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन ऑन टाइम, तो ये कंटेक्स्ट अवेयर वेक्टर है, सम किया जा रहा है, ठीक है, कि कौन सा वर्ड सबसे बेटर सूटेड वर्ड होगा। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो स्टेशन है इसकी प्रोबेबिलिटी 100% आ रही है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 100%, बाकी किसी की 0.2 है, किसी की 0.8 है, तो ये ट्रेन की 8 है, स्टेशन की 100% है। इसका मतलब यह है कि यार ट्रेन और स्टेशन ये दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है, मेरे सेंटेंस में ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। तो इसने बनाई, इसकी अटेंशन स्कोर की मैट्रिक्स बनाई उसने, ठीक है, कि द ट्रेन, ट्रेन मतलब अब ये देख रहा है कि ट्रेन को द के साथ यूज करते हैं, कितने चांसेस हैं, लेफ्ट को इसके साथ यूज करते हैं, तो गजब, मतलब आप के सामने सब कुछ है, आपके सामने सब कुछ है, बस मतलब उसको मैथमेटिकली कैसे मैं टर्न अप कर दूं, दैट इज व्हाट योर ब्रेन, वही आपका बता पाएगा कि आप कितने। देखो ये वर्ड टू वर्ड की मैट्रिक्स बनाई है, और कौन से वर्ड को किस वर्ड के साथ किस प्रोबेबिलिटी के साथ यूज किया जाता है, ये उसकी उसकी नंबरिंग्स है ये, ठीक है। तो इसने ये पता कर लिया यहाँ कि यार 80% और 100%, ये ट्रेन और ये स्टेशन, ये दो मेरे शब्द जो बड़े काम के हैं ये, ठीक है, इन्हीं पर अटेंशन दूंगा मैं, तो इन्हीं के कंटेक्स्ट में आगे वाले शब्द बनाऊंगा। अब ये तो खैर डिस्कशन आगे होगा, अभी तो नहीं कह रहा मैं, पढ़ेंगे, ठीक है। तो अटेंशन हेड्स होते हैं इसके, इसमें एक में 12 होते हैं, एक में 16 होते हैं, और ये 110 मिलियन पैरामीटर पर ट्रेंड मॉडल है, ये 340 पर है, ये लार्ज है वो स्मॉल है, ठीक है। और आप ये देख लो, ये कुछ ऐसे होता है बर्ड बेस, ये 12 अटेंशन हेड्स हैं, ये बेस है, और ये 24 वाला है, ये लार्ज है ये, ठीक है, इस तरीके से बना दिया। ऑल राइट। और 768 हिडन यूनिट्स होती है, हिडन यूनिट्स हिडन लेयर होंगी 768, ये कुछ लग रहा, 768 हिडन यूनिट्स है ना, इतनी लेयर होंगी, और यहाँ पर कितने हैं, 1024 हिडन यूनिट्स हैं। हिडन यूनिट्स लेयर है या न्यूरॉन ही बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है वो, 1024 हिडन यूनिट्स हैं, हिडन न्यूरॉन्स हैं, क्या है वो, बताइए। लेयर्स होनी चाहिए, बड़ा मॉडल बना रहे हो, ठीक है, बड़ा बड़ा मॉडल बना रहे हो, ठीक। और ये देखो इस तरीके से काम कर रहा है, जैसे मान लो बेस में दिया, वर्ड बेस में दिया, तो ये वर्ड की शुरुआत है, और यहाँ से क्या हो रहा है, सेंटेंस शुरू हो रहा है, मतलब सेंटेंस की शुरुआत यहाँ से वर्ड्स आ रहे हैं, हेल्प, प्रिंस, जो भी है, ये इस तरीके से, आखिरी में एससीपी आ जाएगा, सेपरेटर वाला टोकन आ जाएगा, ठीक है। ये दे दिया इनकोडर को, तो ये 1 से गया, फिर 2 से गया, फिर 12 से गया, सबने क्या करा, इसकी इनकोडिंग करी, वही पोजिशनल, सेंटेंस सब करी, और अटेंशन यदि लगा रखे ना, तो सबने देखा इन शब्दों में कौन से वाले महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनको मार्क कर लिया इन्होंने, ये काम है। और मार्क करने के बाद फिर ये तो ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल है, इसको पता है कि भैया ये सेंटेंस रहेगा तो इससे नया सेंटेंस कैसे बनाना है, तो इसको अटेंशन देकर ये पता चल गया कि भाई ये सेंटेंस काम के बना देगा, उसके करस्पॉन्डिंग बना देगा सेंटेंस, ठीक है। ये यहाँ से शुरुआत हुई है चीज़ों की जो बड़े लेवल पर गई हैं। तो बर्ट का तो भाई क्लासिफिकेशन में, क्वेश्चन आंसरिंग में, एनईआर में,
यानी टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द एंटिटीज लाइक पर्सन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पता कर लेगा टेक्स्ट में से कौन से क्या है, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन होता है। क्लासिफिकेशन तो करते आ ही रहे हैं, सेंटीमेंट एनालिसिस खूब करें बर्ट लगा लगा के, लेकिन बर्ट अभी समझ में आया कि क्या है। ठीक है, एक लाइट ओवरव्यू दिया है मैंने, इतना लाइट ओवरव्यू देने में भी इतना टाइम लग गया मेरे को समझाने में कि क्या क्या होता क्या है बर्ट। ठीक है, तो बर्ट के ऊपर बातें हैं पूरी की पूरी। ठीक है, और यही आगे आपकी पाथ जो ट्रांसफॉर्मर में अटेंशन मैकेनिज्म है उसकी तरफ जाएगी। ठीक है, ये इसकी तरफ बढ़ेगी बातें आगे। ऑलराइट, और यही अपन को पढ़ना है नेक्स्ट कि क्या लगाया गया है, क्या प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, लेफ्ट और राइट मैंने यूनिडायरेक्शनल की प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, अब बाई डायरेक्शनल की जो है, ठीक है, उससे फ़ायदा तो हो गया, ये समझ में आ गया। अब अटेंशन यहाँ कहाँ उसने कैसे गणित लगाई उसकी, ये मेरे को जो है ये देखना है, क्या स्कोर्स आ रहे हैं, क्या मैथ्स लग रहा है, क्या कैलकुलेशंस हो रही हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन को डिस्कशन करना है, करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको एलॉबरेट करेंगे। लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग। ओके, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।